गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th। आज क्लास टेस्ट का दिन है हमारा और सेकंड चैप्टर आपने बहुत अच्छे से याद कर लिया है। उसी का टेस्ट लेना है जिसका नाम है संघवाद, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म लोकतांत्रिक राजनीति की बुक का दूसरा चैप्टर है और उसका आज हमने टेस्ट लेना है। तो जो ये टेस्ट है वो इंडिविजुअल बच्चे के लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा। जैसे कि आज कोरोना के टाइम में हम अपने अपने घरों में बैठे हैं, तो वीडियो को देख के हम टेस्ट करेंगे और फिर मैं उसके आंसर भी बताऊंगी। तो जैसे पहले उसके रूल बताऊंगी मैं कैसे कैसे टेस्ट करना है, वैसे आपने करना है। और फॉर टीचर्स ऑल्सो ये बहुत ही अच्छा ही तरीका है जो मैं अपनाती हूँ अपनी क्लास में टेस्ट के लिए। अगर क्लास बहुत बड़ी है तो एक पीरियड में सभी बच्चों को इवेल्युएट करना आसान नहीं होता, इसलिए इस तरह टेस्ट ले करके हम उन बच्चों को एक ही पीरियड में कम समय में बहुत अच्छे से इवेल्युएट कर सकते हैं और इसमें बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं। ओके, तो पहले इसके रूल देख लेते हैं। क्या है रूल? जैसे हमने चैप्टर का टेस्ट लेना है तो आप लोगों ने कॉपी में पहले ही नंबरिंग डाल लेनी है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। सपोज आपके 30 क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में, तो 30 तक आपको नंबरिंग कर लेनी है पहले ही, टेस्ट शुरू होने से पहले ही। एक लाइन दो लाइन की कर लो, थोड़ा सा गैप भी हो जाएगा। तो इस तरह से 30 क्वेश्चन की आपने नंबरिंग कर लेनी है। तो 30 क्वेश्चन की नंबरिंग करने के बाद जब आपका टेस्ट शुरू होता है, तो अगर मान लो आपको पहला ही क्वेश्चन नहीं आता, टीचर क्वेश्चन बोलेगा आपको सिर्फ आंसर लिखना है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, आंसर लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, आंसर लिखना है। अगर आपको आंसर नहीं आता तो डैश कर दीजिए। 1 नंबर आंसर आपको नहीं आता कोई बात नहीं, 2 नंबर भी नहीं आता कोई बात नहीं। अगर आपको तीसरे नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसको यहाँ लिखिए उसका आंसर। अंडरस्टैंड? चौथे नंबर का आता है तो चौथे पे लिखिए। 5वां नहीं आता है तो 5वें की जगह छोड़ दीजिए। छठा आता है छठे पे लिखिए। तो इस तरह से आपने करना है। और जो बीच में क्वेश्चन नहीं आते उनकी स्पेस छोड़नी है। मान लो 7 नंबर आपको नहीं आता तो 7 नंबर की जगह कुछ नहीं लिखना है, उसको खाली छोड़ना है। अंडरस्टैंड? तो उसके बाद फिर जैसे ही क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो इसी सीरीज में आपको आंसर बताए जाएंगे कि पहले क्वेश्चन का ये आंसर है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है। मान लो आपके दूसरे का ठीक है, इट्स ओके, राइट कर दो। तीसरे का आपका आंसर गलत है, रॉन्ग कर दो, कोई बात नहीं। तो इस तरह से हम इसको टेस्ट को करेंगे। पहली बात, टेस्ट शुरू होने से कॉपी लें, उसमें नंबरिंग लिखें क्वेश्चन की। और आपने क्वेश्चन कॉपी में नहीं लिखना है, इस समय सिर्फ आंसर लिखना है। और अगर क्लास टेस्ट हम ले रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है कि बच्चे चीटिंग ना कर पाए, उनको ज्यादा समय ना दे क्वेश्चन के बाद बीच में, और उनकी कॉपी बाद में आगे पीछे के बेंचेस में एक्सचेंज करवा दें। और जब आप आंसर बताएंगे तो एक दूसरे की कॉपी बच्चे चेक करते चले जाएंगे। तो काफी हद तक ये बहुत ही फेयर पेपर हो जाता है और काफी अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है इवेल्युएशन के मामले में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, नंबर 1 क्वेश्चन, भारत में शक्तियों का बंटवारा कितने स्तर पर किया गया है? नंबर 1 क्वेश्चन, भारत में शक्तियों का बंटवारा कितने स्तर पर किया गया है? ओके, नंबर 2, विश्व में संघीय व्यवस्था वाले कुल कितने देश हैं? विश्व में संघीय व्यवस्था वाले कुल कितने देश हैं? नंबर 3, संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची या केंद्र सूची भी कहते हैं इसे, कितने विषय हैं? नंबर 4, हरियाणा राज्य कब बना? हरियाणा राज्य कब बना? नंबर 5, भारत की भाषा नीति में
कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारत की भाषा नीति में कितनी भाषाओं को अनुसूचित सूची में रखा गया है, मान्यता दी गई है? कुल लिखना है। नंबर 6 पे आता है, भारत की राजभाषा कौन सी है? भारत की राजभाषा कौन सी है? नंबर 7, किन संस्थाओं के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है? किन संस्थाओं के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है? नंबर 8, संघ सूची में वर्णित किन्हीं 2 विषयों के नाम लिखें। संघ सूची में दिए गए किन्हीं 2 विषयों के नाम लिखें। डन। नेक्स्ट है, राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? किन्हीं 2 का नाम लिखें। राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? किन्हीं 2 का नाम लिखें। 10वां क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में किन विषयों को शामिल किया गया है? 2 का नाम लिखें। समवर्ती सूची में किन विषयों को शामिल किया गया है? 2 का नाम लिखें। अंडरस्टैंड? अभी थोड़ा पॉज दे देती हूँ, लिख लीजिए तब तक। ओके। 11वां क्वेश्चन है हमारा, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? 12वां क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? अंडरस्टैंड? 13वां क्वेश्चन है, जो विषय किसी भी सूची में नहीं आते उन्हें क्या कहते हैं? जो विषय किसी भी सूची में नहीं आते उन्हें क्या कहते हैं? 14वां क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कब मिला? भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 16वां क्वेश्चन है हमारा, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत में स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा मिला? किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत में स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला? अंडरस्टैंड? 17वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर हैं? भारत में पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर हैं? 18वां क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? अब हमारा 19वां क्वेश्चन है, पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 20वां क्वेश्चन है हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू
किया गया। हमारा 21वां क्वेश्चन है, ऐसी दो भाषाएं लिखें जो बोली तो जाती हैं लेकिन हमारी 8वीं अनुसूची में दर्ज नहीं है। ऐसी दो भाषाओं के नाम लिखें जो बोली तो जाती हैं लेकिन हमारी सूची में दर्ज नहीं है। 22वां क्वेश्चन है, 1950 के बाद राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया? 1950 के बाद राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया? फिर है 23वां क्वेश्चन, विश्व के संघात्मक शासन प्रणाली में रहने वाली जनसंख्या कितने प्रतिशत है? विश्व में संघात्मक शासन प्रणाली के देशों में रहने वाली जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 24वां है क्वेश्चन। अब भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? अब 25वां है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 26वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारत की संविधान की कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है या रखा गया है? 26 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अभी 27वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में हिंदी कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा है? भारत में हिंदी कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा है? एक और लिख लीजिए। 28वां क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कब तक किया जाना था? संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कब तक यानी किस वर्ष तक किया जाना था? 29वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण किस वर्ष लागू किया गया? भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण किस वर्ष लागू किया गया? फिर है हमारा 30वां क्वेश्चन, श्रीलंका में कैसी शासन व्यवस्था है? ऑप्शन है संघात्मक या एकात्मक। ऑप्शन दे दिए मैंने आपको यहाँ कि श्रीलंका में संघात्मक शासन व्यवस्था है या एकात्मक है। तो यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप आपने सारा कर लिया होगा। अगर आप क्लास में बैठे हैं तो अपनी कॉपी एक्सचेंज कर लीजिए। नाउ मैं इसी सीरीज में जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बोले हैं इसी सीरीज में मैं आपको आंसर बताती जाऊंगी, आप अपनी कॉपी चेक कर लें। रेडी? ओके। पहले क्वेश्चन का आंसर है कि भारत में कितने स्तर पर बंटवारा किया गया शक्तियों का? 3 स्तर पर, केंद्र स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय स्तर। 3 स्तर पर, आप 3 स्तर लिख दोगे तो भी काफी। फिर है विश्व में संघीय व्यवस्था वाले कुल कितने देश हैं? 25। जहां पर संघीय शासन व्यवस्था है वो देश हैं 25। तीसरा है संघ सूची में कितने विषय हैं? 100। चौथा है हरियाणा राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 को। पांचवा है भारत की भाषा नीति में कितनी भाषाओं को दर्जा दिया गया? सूची में शामिल की गई हैं 22 भाषाएं, हिंदी समेत 22 भाषाएं। भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। 7वां क्वेश्चन का आंसर है किन संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है? पंचायती राज संस्थाओं में या स्थानीय संस्थाओं में कहोगे तो भी ठीक है, क्योंकि ग्राम पंचायतों में और नगर पालिकाओं में दोनों जगह दिया गया है।
फिर आता है संघ सूची में शामिल किन्हीं 2 विषयों के नाम बताएं। वैसे तो 100 विषय हैं, इसमें कोई भी 2 आप याद करके बता देना, जैसे विदेशी मामले हैं, संचार है, बैंकिंग है, इस तरह के। राज्य सूची में 2 विषय बताने हैं, जैसे कृषि, पुलिस, जेल, इस तरह के विषय आप बता सकते हो। राज्य सूची में कुल विषय, याद करने वाली बात है, ये मैंने क्वेश्चन में नहीं डाला है। राज्य सूची में कुल विषयों की संख्या है 61। अंडरस्टैंड? सॉरी 62, 61 नहीं 62। राज्य सूची में कुल विषयों की संख्या 62 है। समवर्ती सूची के 2 विषय बताने हैं, जैसे शिक्षा है, उत्तराधिकार है, मानव श्रम वगैरह है, श्रम संघ वगैरह है, ये सारे समवर्ती सूची में आते हैं। तो 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 11वां क्वेश्चन है नगर निगम का अध्यक्ष मेयर होता है। 11वां क्वेश्चन का आंसर मेयर। 12वां क्वेश्चन है समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को है। अगर आपस में मतभेद है केंद्र और राज्य के कानून में, तो फिर केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी। अंडरस्टैंड? कानून दोनों बना सकती हैं, मतभेद नहीं है तो राज्य सरकार का कानून भी चलेगा, लेकिन अगर मतभेद है तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। 13वां क्वेश्चन है हमारा, जो विषय किसी भी सूची में नहीं है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अवशिष्ट शक्तियां। जैसे इंटरनेट है, कंप्यूटर है, उस समय नहीं थी ना जब हमारे विषय बने, तो उन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। जो किसी भी सूची में नहीं है उन विषयों को क्या कहेंगे हम? अवशिष्ट शक्तियां। 13वां क्वेश्चन हो गया। 14वां है अब, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? केंद्र सरकार को। आंसर इज केंद्र सरकार। 15वें क्वेश्चन का आंसर है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला 1992 में। 1992 इज आंसर। 16वां है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला? 73वां। समझे? तो 16वें क्वेश्चन का आंसर है 73वां। 17वां क्वेश्चन हमारा आता है पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा कितने स्तर का है? 3 स्तर का है। वो स्तर भी मैं बता देती हूँ आपको, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। पंचायत 3 स्तर पर काम करती है। 18वां क्वेश्चन है पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। किसी भी चुनाव लड़ने के लिए आयु ये सबसे कम आयु है, 21 वर्ष होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। मतदान के लिए 18, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष। 21 वर्ष आंसर है इसका। अब आता है पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है, अर्थात चुनाव कितने साल में होते हैं? 5 साल में। 5 साल आंसर है इसका। 20वां क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया? 1956 में। 1 नवंबर 1956 से राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया था, जिसका काम था राज्यों का गठन करना। 21वां क्वेश्चन है ऐसी 3 भाषाएं जो बोली तो जाती हैं पर सूची में नहीं है। ऐसी बहुत सारी भाषाएं जो बोली जाती हैं, सूची में नहीं है, आपने 2 बतानी है। भोजपुरी है, बुंदेलखंडी है, राजस्थानी है। तो ऐसी बहुत सारी कई भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं लेकिन सूची में नहीं है। 22वां क्वेश्चन है, आंसर है हमारा 1950 के बाद राज्यों का गठन किस आधार पर हुआ? भाषा के आधार पर। जैसे हरियाणा पंजाबी किस आधार पर बने थे? भाषा के आधार पर। पंजाबी भाषी पंजाब में, हिंदी भाषी हरियाणा में। तो किस आधार पर बना? आंसर इस भाषा के आधार पर। अगला है हमारा 23वां क्वेश्चन, विश्व में संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? जो संघात्मक शासन प्रणाली में रहते हैं जो लोग, वो है 40%। आंसर इज 40%। अगला है भारत में कुल कितने राज्य हैं अभी? 28। कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9। 26वां क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में, कौन से शेड्यूल में लिखी गई है ये 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है? 8वीं अनुसूची।
जैसे हमारे संविधान में 12 अनुसूची हैं टोटल, उनमें से 8वीं अनुसूची में इनको भाषाओं को रखा गया, अनुसूचित भाषा इन्हें कहा गया है। 27वां क्वेश्चन है, हिंदी कितने लोगों की मातृभाषा है भारत में? 40.2%। कितने लोगों की है? 40.2% लोगों की मातृभाषा हिंदी है। फिर 28वां क्वेश्चन आता है, संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज अंग्रेजी भाषा में कब तक होना चाहिए था? 1965 तक, लेकिन वो एक्सटेंड होके आज भी होता है। संविधान में लिखा गया था कि 1965 तक अंग्रेजी को सरकारी कामकाज की भाषा रखेंगे, बाद में नहीं रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 1965 इसका उत्तर है। 29वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण कब लागू हुआ? जब पंचायती राज संस्थाएं बनी, उनको संवैधानिक दर्जा मिला। तो ईयर है उसका 1992। आंसर इज 1992। अगला क्वेश्चन था हमारा, श्रीलंका में कैसी शासन व्यवस्था है? एकात्मक और संघात्मक? एकात्मक। तो बेटा आपने ये छोटे क्वेश्चन तो आपने अभी साथ के साथ कर ही लिए होंगे, और 2-4 क्वेश्चन आप लिख लीजिए जो आपने बड़े क्वेश्चन में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। जैसे एकात्मक और संघात्मक दोनों में क्या अंतर है? दोनों का अर्थ याद कर लीजिए, अंतर अपने आप हो जाएगा। दूसरा है इसमें गठबंधन किसे कहते हैं? ठीक है, अधिकार क्षेत्र क्या होता है? ओके, तो 3 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए, छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए। अब आता है बड़ा क्वेश्चन आपका कि संघवाद की विशेषताएं लिखें। विशेषताएं संघवाद की लिखनी आ जाए या भारतीय संघवाद की लिखनी आ जाए, एक ही बात है जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कराई थी। संघवाद की विशेषताएं, ठीक है, 7 विशेषताएं हैं, वो आपने अच्छे से याद करके लिखनी है कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है? तो आपने केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय लिखने हैं, कौन इन पे कानून बना सकता है वो लिखने हैं, और विषय और कौन कानून बना सकता है वो सारी बातें इसमें लिखनी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, 1992 के बाद पंचायती राज संस्थाओं में क्या बदलाव आए? ये क्वेश्चन भी आपने करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। आई थिंक आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 3 वीडियो मैंने आपको इसकी भेजी हैं, इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको वहां भी मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से आप वीडियो देख लीजिए, या तो अगर कहीं कंफ्यूजन है तो, नहीं तो जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं इनको बार बार गलत हो गए हैं उनको दोबारा से करके देखना है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।